The conicoid. What is conicoid? The locus of general equation this of second degree in x y z is a conicoid. जो ये जनरल इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की, इसका जो लोकस आता है उसको हम कॉनिकॉइड कहते हैं। इस इक्वेशन में टोटल 10 कांस्टेंट दिए हुए हैं। अगर हम किसी एक कांस्टेंट से थ्रू आउट डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल 9 कांस्टेंट बच जाएंगे। तो अ कॉनिकॉइड कैन बी डिटरमाइंड सो एज टू पास थ्रू 9 गिवन पॉइंट और नो 4 ऑफ विच आर कोप्लेनर। तो अगर हमें कोई 9 पॉइंट दिए हुए हैं जिसे कॉनिकॉइड पास करता है तो हम कॉनिकॉइड की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सम एग्जांपल ऑफ कॉनिकॉइड। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कॉनिकॉइड के विद द फिगर। सबसे पहले इलिप्सॉइड। जैसे अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लें और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लें तो वो इलिप्स की क्वेश्चन होती है। इलिप्स को अगर हम 3D में लें, जैसे अगर हम सर्कल को 3D में लें तो वो स्फीयर बन जाता है। इसी तरह अगर हम इलिप्स को 3D में लेंगे तो वो इलिप्सॉइड बन जाएगा। 3D में लेने से उसमें तीनों ही वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। नेक्स्ट है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट। हाइपरबोलाइड दो तरह के होते हैं, एक तो हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट होता है, एक हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट होता है। दिस इज द फिगर ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट एंड दिस इज द इक्वेशन। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट एंड दिस इज द फिगर। इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अगर 1 सीट का हाइपरबोलाइड है तो किसी एक में माइनस लेंगे, किसी भी एक में हम माइनस ले लेंगे। जैसे इसमें जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को माइनस से ले लिया इसका कोफिशिएंट। एंड नेक्स्ट अगर हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट है तो हम उसमें दो वेरिएबल में माइनस ले लेंगे। नेक्स्ट है कॉन। कॉन में क्या होता है, जैसे हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट होता है तो उसमें इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो वो कॉन का इक्वेशन बन जाता है और कॉन की जो फिगर है वो वेल नोन फिगर है। नेक्स्ट हमारे पास है इलिप्टिक हाइपरबोलाइड एंड हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। सॉरी, इलिप्टिक पैराबोलाइड एंड हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। इलिप्टिक पैराबोलाइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम इलिप्स की इक्वेशन में लेते हैं वो इक्वेशन लेंगे और राइट हैंड साइड में हम लेंगे 2z बाई सी एंड दिस इज द फिगर ऑफ इलिप्टिक पैराबोलाइड। यानी कि जो पैराबोला है वो इलिप्स की फॉर्म में है। ठीक है। हाइपरबोलिक पैराबोलाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। तो ये हाइपरबोला की उसमें फॉर्म में हमारे पास पैराबोला है। नेक्स्ट है पैराबोलाइड, सॉरी, इलिप्टिक सिलेंडर। इलिप्टिक सिलेंडर क्या होता है, इस टाइप का जो सिलेंडर है जिसमें जैसे जो बेस होता है वो क्या है, इलिप्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हम इलिप्टिक सिलेंडर कहते हैं। इक्वेशन उसका ये याद रखना है, जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वही इक्वेशन इलिप्टिक सिलेंडर की होती है। नेक्स्ट होता है हाइपरबोलिक सिलेंडर। हाइपरबोलिक सिलेंडर एक पार्ट इसका इधर है, एक पार्ट इसका इधर है, तो इसमें बीच में यहाँ प्लस की बजाय क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वही हमारे पास हाइपरबोलिक सिलेंडर की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास दो लाइन आएंगी और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये इक्वेशन हमें दी हुई है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो जैसे हम ये इसको सॉल्व करें आगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करें तो y का अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो y का वैल्यू ये आ जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। ठीक है, लाइन y इक्वल टू बी बाई ए एक्स एंड लाइन y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये हमारे पास पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है। नेक्स्ट है पैराबोलिक सिलेंडर। पैराबोलिक सिलेंडर क्या होता है, जैसे पैराबोला का इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, वहाँ पे सिर्फ x होता है। तो पैराबोलिक अगर सिलेंडर की इक्वेशन हम लेंगे तो वो वहाँ पर x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज द फिगर ऑफ पैराबोलिक सिलेंडर। अब हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं और उन पे बेस्ड एग्जांपल हैं कॉनिकॉइड की। तो पहले डेफिनेशन है सेंट्रल कॉनिकॉइड की। सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होता है, A conicoid whose all chords through the origin are bisected at the origin is called a central conicoid। एक ऐसा कॉनिकॉइड जिसकी अगर हम ओरिजिन से पास करती हुई कॉर्ड्स लें और वो ओरिजिन उन सारी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर दे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ऐसे कॉनिकॉइड को हम सेंट्रल कॉनिकॉइड कहते हैं।
मीन्स क्या है कि ऐसा कॉनिकॉइड जिसके लिए ओरिजिन से पास करने वाली हर कोड्स को ओरिजिन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ऐसे कॉनिकॉइड को हम सेंट्रल कॉनिकॉइड कहते हैं। फिर जो ओरिजिन होता है वो सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड होता है, और जो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड है वो अनचेंज्ड रहती है। अगर हम x को -x में, y को -y में और z को -z में चेंज करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इक्वेशन है कॉनिकॉइड की वही रहती है। तो ये पहचान है सेंट्रल कॉनिकॉइड की कि अगर हम x को -x में, y को -y और z को -z में चेंज करते हैं तो जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होती है? ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड, ax² + by² + cz² इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल क्या है? टू शो दैट द ओरिजन बाइसेक्ट ऑल द कोर्स ऑफ द इलिप्सॉइड दिस विच पास थ्रू इट। हमने शो करना है कि जो ओरिजन है वो उन सारी की सारी कोर्स को बाइसेक्ट करता है जो इस इलिप्सॉइड के सेंटर यानी ओरिजिन से पास करती है। यानी कि जो ओरिजिन है वो ओरिजिन से पास होने वाली सारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इस इलिप्सॉइड के लिए। तो प्रूफ है इसका। मान लो ये ओरिजिन है और ये हमारे पास इलिप्सॉइड है। 2D में ही बनाएंगे हम, इलिप्स ही बनाएंगे, 3D में बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास इलिप्सॉइड है, दिस इज़ द ओरिजिन और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। द इक्वेशन ऑफ गिवन इलिप्सॉइड इज दिस। मान लो कि इस इलिप्सॉइड पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है इलिप्सॉइड पर x1, y1, z1। इसका नाम हमने रख दिया पॉइंट A। अब देखो ये पॉइंट जो है वो इलिप्सॉइड पर लाई कर रहा है। अगर वो इलिप्सॉइड पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखना ज़रा, ये स्केयर है, यहाँ पे x1, y1, z1 का जो है स्केयर लिया हुआ है। अगर हम इसमें माइनस भी कर दें x1 की जगह अगर -x1 कर दें तो भी स्केयर होने से वो क्या रहेगा, वही आ जाएगा वापस। तो हमने इसको क्या कर दिया, तीनों में इनमें माइनस कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को देखो और ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये वाली इक्वेशन है उसमें x1 -x1 -y1 -z1 पॉइंट पुट किया हुआ है और उस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया हुआ है। अगर -x1 -y1 एंड -z1 पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स जो ये पॉइंट है -x1 -y1 एंड -z1 वो कहाँ लाई करता है, वो इस इलिप्सॉइड पर लाई करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है -x1 -y1 -z1 वो भी कहाँ लाई कर रहा है, इलिप्सॉइड 1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ देखना ज़रा, ये पॉइंट ए है, इसके नेगेटिव करके ही तो -a' आया है, तो ये पॉइंट यहाँ है तो a' इसके अपोजिट साइड हो जाएगा। बट जो अब a और a' जो है वो क्या है, इन दोनों का अगर मिडिल पॉइंट देखें तो वो क्या है, मिडिल पॉइंट इनका ओरिजिन है। और ओरिजिन अगर इनका मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट इस ओरिजिन ने इस a' कोड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। हेंस द ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल कोड्स लाइक a' ऑफ द इलिप्सॉइड विच पास थ्रू इट एंड द ओरिजिन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्सॉइड, दस द इलिप्सॉइड इज ए सेंट्रल कॉनिकॉइड। ये थ्योरम ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट इलिप्सॉइड इज ए सेंट्रल कॉनिकॉइड, तो उसके केस में भी हम यही वाला प्रूफ देंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। जो सेंट्रल कॉनिकॉइड होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसके लिए क्या बनेगी। एलिप्सॉइड हाइपरबोलाइड के लिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे हमें देखनी है। जैसे देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर ये ABC सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, इलिप्सॉइड कहेंगे। जो फिगर आएगी वो क्या बनेगी, एक इलिप्सॉइड बनेगी। अगर इनमें से एक नेगेटिव आ जाए, कोई एक नेगेटिव आ जाए और दो पॉजिटिव आए तो हाइपरबोलाइड हो जाएगा 1 सीट का। अगर इनमें से दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए तो हाइपरबोलाइड हो जाएगा 2 सीट का। अब एक फोर्थ केस में भी इसमें दिया हुआ है, अगर हमारे पास ABC तीनों के तीनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ABC तीनों के तीनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो जो इलिप्सॉइड बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल कैसे बनेगा, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है सेंट्रल कॉनिकॉइड की, अगर इसमें से ABC तीनों जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए,
तो इस माइनस साइन को अगर हम बाहर लेंगे तो ax² + by² + cz² क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस कॉमन लेने से अब तो यहाँ जो बचा वो पॉजिटिव बच गया, ऊपर से x² y² और z² दिए हुए हैं, स्क्वायर खुद ही पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव टर्म्स का अगर हम सम लें तो वो भी क्या आता है, अगेन पॉजिटिव आता है, जबकि यहाँ क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। नेगेटिव आया हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो मीन्स जो एलिप्सॉइड बनेगा वो कैसा एलिप्सॉइड बनेगा, वो एक वर्चुअल एलिप्सॉइड बनेगा। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ सरफेस, सिमेट्री अबाउट YZ प्लेन, सिमेट्री अबाउट ZX प्लेन एंड सिमेट्री अबाउट XY प्लेन। तो एक केस हम कर लेते हैं, सिमेट्री अबाउट YZ प्लेन। YZ प्लेन के अबाउट जो फिगर है वो सिमेट्री कब होती है, अगर हम x को -x में चेंज कर दें, सिर्फ x को -x में, और इक्वेशन ऑफ सरफेस पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो अनचेंज्ड रहे। मीन्स क्या है कि जो x की सिर्फ इवन पावर उसमें इक्वेशन में हो, तो हम कह देंगे कि जो सरफेस है वो सिमेट्रिकल है अबाउट YZ प्लेन। अबाउट YZ प्लेन मीन्स YZ प्लेन को हम x = 0 प्लेन भी कह देते हैं, क्योंकि YZ प्लेन में x 0 होता है ना, तो इसको x = 0 प्लेन भी कह देते हैं। मीन्स तो सिमेट्री अबाउट YZ प्लेन क्या होगा कि अगर हम x को -x में चेंज कर दें और इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, x की सिर्फ इवन पावर उसमें हो, तब ऐसा हो सकता है। तो इस केस में हम कह देते हैं कि जो फिगर हमें जो भी दी हुई है वो सिमेट्रिक अबाउट YZ प्लेन है। नेक्स्ट है ये सिमिलरली हम सिमेट्री अबाउट ZX प्लेन एंड XY प्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास इलिप्सॉइड की क्वेश्चन दी हुई है, अगर इनमें से कोई दो कांस्टेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मीन्स ऐसा हो जाए a² = b² हो, या b² = c² हो, या c² = a² हो, तो जो इलिप्सॉइड है वो कैसा इलिप्सॉइड हो जाता है, इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आर्टिकल हैं और इन्हीं पे बेस्ड हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सेंट्रल कॉनिकॉइड, एक सेंट्रल कॉनिकॉइड और एक लाइन का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, वो हम इस आर्टिकल में करेंगे। अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 meets a central conicoid this in the point P and Q, find the point of intersection। ये कहता है कि कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है, P उसका नाम रखा, सॉरी A नाम उस पॉइंट का रख दिया, x1 y1 z1 A है ये पॉइंट। इस पॉइंट से पास होती हुई कोई कॉर्ड है जो इस सेंटर, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास होती हुई एक कॉर्ड है जो सेंट्रल कॉनिकॉइड को दो पॉइंट पे कट कर रही है, P और Q पे। ठीक है, तो हमने इन P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मीन्स ये वाली जो कॉर्ड है और जो ये वाला सेंट्रल कॉनिकॉइड दिया हुआ है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो दो पॉइंट आएंगे और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। तो प्रूफ पे आइए। द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज दिस, सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन ये होती है। अब एनी लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास होती है किसी लाइन के इक्वेशन को हम क्या लेते हैं, x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n, जहाँ पर L M N जो है एक्चुअल डायरेक्शन को साइन होते हैं। अब इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट हमने निकालना है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मान लो कि ये जो तीनों जो क्वांटिटी हैं वो इसके इक्वल हैं, r के इक्वल हैं, तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ये आ जाएगा, जैसे L को उधर लेके जाएंगे तो LR, फिर x1 को उधर लेकर जाएंगे तो x1 + LR हो जाएगा। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट भी निकल आएंगे। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ये बन गया, इसका नाम हमने पॉइंट का जो है वो 2 रख दिया। उसके बाद अगर ये वाला पॉइंट इस कॉनिकॉइड पे भी लाई कर रहा है तो ये कॉनिकॉइड की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को हम गिवन कॉनिकॉइड में पुट करेंगे। हमने ये पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाती है R में। अगर R में क्वाड्रेटिक है तो इसकी यहाँ से R की 2 वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये P और Q दोनों पॉइंट आ जाएंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एंड कॉनिकॉइड, हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है लाइन और कॉनिकॉइड की, कि क्या कंडीशन हो कि जो एक लाइन है वो कॉनिकॉइड को सिर्फ टच करे, उसके लिए सिर्फ टेंजेंट हो, उसको 2 पॉइंट पे कट ना करे बल्कि क्या करे, उसके लिए एक टेंजेंट हो। तो ये ऊपर वाले आर्टिकल से ही हम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तक।
तो ये एक क्वाड्रेटिक है आर में, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएंगी आर की? 2 वैल्यू आएंगी। अब अगर गिवन लाइन कोनिकॉइड के लिए एक टेंजेंट लाइन है, तो जो आर की दोनों वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। आर की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, कब होंगी? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0। तो इस इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे आके। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन एंड कोनिकॉइड। नेक्स्ट है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या होता है? जो टेंजेंट लाइन है किसी कोनिकॉइड की, उनका जो लोकस बनता है उसको हम टेंजेंट प्लेन कहते हैं। टेंजेंट प्लेन इज द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ अ सरफेस। एंड नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड दिस। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट पे हमने इस सेंट्रल कोनिकॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे अगर हमारे पास ये सेंट्रल कोनिकॉइड दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 एंड z1, तो इस पॉइंट पर हमने क्या करना है? एक प्लेन की, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड हमें ये दी हुई है, एंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट से पास होती हुई किसी लाइन की इक्वेशन हमने ली, वो ये लाइन की इक्वेशन ये होती है। ये पीछे वाले आर्टिकल में भी किया था। तो इसको किसी कांस्टेंट आर के इक्वल मान लिया, और एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाला, तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से ये निकल आती है। अगर ये वाला पॉइंट कोनिकॉइड पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ गिवन कोनिकॉइड में पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये इसको सॉल्व किया, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाती है आर में। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आर की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी। आर की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। अब देखो, अगर जो लाइन 2 थी, अगर ये वाली लाइन गिवन कोनिकॉइड के लिए एक टेंजेंट है, गिवन कोनिकॉइड के लिए क्या है कि टेंजेंट है, तो फिर जो आर की जो 2 वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। आर की 2 वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? क्योंकि इसी पे तो टेंजेंट लेना है हमने, तो ये पॉइंट कोनिकॉइड पे भी लाई कर रहा है। अगर ये कोनिकॉइड पर लाई कर रहा है, गिवन कोनिकॉइड पर, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाता है। माइनस को हम इधर लेकर आए तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाती है? 0। अब यहाँ से ज़रा देखना, जो क्वाड्रेटिक हमें आर में दी हुई है उसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो यही वाली दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। 0 पुट किया तो यहाँ से ये हट जाता है, ये हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ आर स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस 2r इंटू समथिंग इक्वल टू 0 बचेगा। आर को फिर हमने क्या ले लिया? हमने कोफिशिएंट ऑफ आर को क्या ले लिया? 0। देखो ये ऐसे बचेगा, जैसे हमारे पास ये है आर स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ समथिंग है और इंटू समथिंग है। अब यहाँ इक्वल टू क्या है? 0। आर को अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर बच जाता है आर इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग, और इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ से आर की क्या वैल्यू आ जाती है? एक वैल्यू 0 आ जाती है। अब गिवन लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो आर की दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अगर दूसरी वैल्यू भी 0 होगी तो जो कोफिशिएंट ऑफ आर है, कोफिशिएंट ऑफ आर यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा फिर? 0। तभी तो आर के ये 0 हो जाएगा, तभी तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा, और आर की जो दोनों वैल्यू हैं तभी तो 0 आएंगी। तो यहाँ से हमने इसीलिए आर की दोनों वैल्यू क्योंकि 0 हैं तो, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही रूट 0 हैं, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? 0 आएगा। सम ऑफ रूट हमारे पास होता है -b/a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। जहाँ पर b होता है आर का कोफिशिएंट, तो जो यहाँ पर ये आएगा -2 इंटू समथिंग बाय a, यानी कि ये वाला यहाँ जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो इक्वल टू क्या आया? 0। इसको उधर लेकर गए तो ये वाला जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी, और वो ये बनेगी। ये कैसे बनेगी? आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है, सॉरी आर का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ALX1 प्लस BMY1 प्लस CNZ1। वो क्या आ जाएगा? आर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, तो इसको 0 के इक्वल हम पुट कर देंगे। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है।
विच इज़ द कंडीशन ऑफ द लाइन टू बी टेंजेंट टू द कॉनिकॉइड, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है किसी गिवन लाइन के टेंजेंट होने के लिए। तो अब हमें तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और जो टेंजेंट प्लेन होता है वो लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है। तो लोकस निकालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एल एम एन को इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 में से, और जो लाइन 2 थी वहाँ से। तो वहाँ से हम लाइन 2 से एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इस आर को इधर लेकर आएंगे तो x माइनस x1 बाय आर। सिमिलरली हम m और n की भी वैल्यू निकालेंगे, और उन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इन एल एम एन की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो हमारे पास ये बन जाता है। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास ये बच जाती है इक्वेशन, और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एंड बिकॉज दिस इज़ द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन, देयरफॉर दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब क्वेश्चन के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को कैसे याद रखना है, जैसे मान लो ये पॉइंट है और इस एलिप्सॉइड पर हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को वाई y1 में, और जेड स्क्वायर को जेड z1 में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड एट द पॉइंट दिस। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन दिस शुड टच द कॉनिकॉइड दिस। हमें वो कंडीशन निकालनी है कि कोई प्लेन दिया हुआ है वो इस एलिप्सॉइड को टच करे, कॉनिकॉइड को। हमें कौन सी कंडीशन निकालनी है, एक प्लेन हमें दिया हुआ है और एक हमें सेंट्रल कॉनिकॉइड दिया हुआ है। हमने वो कंडीशन निकालनी है कि ये वाला प्लेन इस वाले कॉनिकॉइड को टच करे, इसके लिए टेंजेंट प्लेन का काम करे। तो इसको करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये है, गिवन इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड ये है। अब मान लो कि जो सेंट्रल कॉनिकॉइड और जो प्लेन है, जैसे ये हमें सेंट्रल कॉनिकॉइड कोई दिया हुआ था और ये इसके ऊपर कोई प्लेन है, मान लो जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने मान लिया x1 y1 एंड z। अब ये पॉइंट जो है वो कॉनिकॉइड पर भी लाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट प्लेन का और कॉनिकॉइड का, तो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट कॉनिकॉइड पर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट पर किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट प्लेन की एट द पॉइंट x1 y1 z1। वो प्लेन क्या बन, ये बन जाएगा वो प्लेन, ठीक है। इस इलिप्सॉइड पर, सॉरी सेंट्रल कॉनिकॉइड पर ये वाले पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है। अब ये तो जनरल इक्वेशन होती है टेंजेंट प्लेन की, और ये प्लेन दिया हुआ है जो कि हमने इसकी कंडीशन निकालनी है टेंजेंसी की, तो ये भी टेंजेंट प्लेन है और ये भी टेंजेंट प्लेन है। तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ से x का कोफिशिएंट हमारे पास ax1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट l है, तो ax1 बाई l हो जाएगा। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो by1 है, यहाँ पर m है, तो by1 बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसी तरह यहाँ की जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म p है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करके हम x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया x1 y1 z1 की वैल्यू। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है, क्योंकि x1 y1 z1 इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा। ये कॉनिकॉइड पर लाई कर रहा है तो इसकी क्वेश्चन में पुट किया हमने, पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन एंड कॉनिकॉइड। और ये हमारे पास जो x1 y1 की जो वैल्यू आई थी, x1 y1 z1 की जो वैल्यू आई थी, वही हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। अब एक कॉरोलरी दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड हमें एग्जांपल करने हैं, तो इस कॉरोलरी को हम करते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड दिस पैरेलल टू द प्लेन दिस। देखो हमें एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन के पैरेलल सेंट्रल कॉनिकॉइड पर दो टेंजेंट प्लेन आएंगे और उनकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसको एक फिगर से समझ लेते हैं।
जैसे ये हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ है और ये हमें कोनिकॉइड दिया हुआ है, तो इस प्लेन के पैरेलल दो प्लेन आएंगे जो कि गिवन जो कॉनिक है उस पर क्या, सॉरी कॉनिकॉइड है उस पर क्या होंगे, टेंजेंट का काम करेंगे, टेंजेंट प्लेन का काम करेंगे। ये गिवन कॉनिकॉइड है और ये हमें कोई प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन के पैरेलल दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है, इस प्लेन की और इस प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस, इस प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, उस कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देते हैं उसमें, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है कुछ और ऐड कर देते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। यहाँ पे 0 था तो इसमें कांस्टेंट हमने p ले लिया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब अभी अभी आर्टिकल में हमने किया था कि जो ये प्लेन और ये कॉनिकॉइड के लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो ये होती है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की दो वैल्यू आ जाएंगी, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन आएंगी और वही हमारे पास टेंजेंट प्लेन है रिक्वायर्ड गिवन कॉनिकॉइड के लिए। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दिस विच आर पैरेलल टू द प्लेन दिस। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है, इस सरफेस पे टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन हमने निकालनी है और वो जो टेंजेंट प्लेन है वो इस गिवन प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल में किया था वैसे ही इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस क्या बनेगी, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म को कोई कुछ और ले लेंगे, जैसे उसमें p लिया था इसमें हमने k ले लिया। तो गिवन कॉनिकॉइड हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम कांस्टेंट टर्म को क्योंकि 1 लेते हैं ना तो थ्रू आउट हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई उसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये रिजल्ट लगाएंगे कि अगर ये वाला प्लेन इस कॉनिकॉइड को टच करता है, टच कब करता है, जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशन कौन सी थी वो देखते हैं। वो कंडीशन है ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेन 1 है वो टच करेगा कॉनिकॉइड 2 को, वो अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इनको कंपेयर करके हम एल एम एन ए बी सी और p की वैल्यू पुट करेंगे। p कांस्टेंट को हमने k लिया है और ए बी सी मीन्स जो कॉनिकॉइड हमें दिया हुआ है उसमें जो x² y² z² के जो कोफिशिएंट हैं वो उनको उनसे हम डिवाइड करेंगे l² m² और n² को और फिर ऐड कर देंगे इस कंडीशन में, मीन्स पुट करना है हमने एल एम एन ए बी सी और p की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। पुट किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की दो वैल्यू आएंगी, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो वो ये था इक्वेशन जो पैरेलल प्लेन थे, गिवन प्लेन के पैरेलल वो थे x - 2 y + 3z = k था, तो k की वैल्यू को हमने यहाँ +-2 पुट किया तो हमारे पास यहाँ से दो प्लेन आ जाते हैं जो कि गिवन प्लेन के पैरेलल है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड दिस विच पास थ्रू द लाइन दिस एंड दिस। हमने एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस कॉनिकॉइड के लिए जो इन दोनों लाइनों से पास करती है, इन दोनों लाइनों से पास करती हुई हमने एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस कॉनिकॉइड पे। तो सो सिंपल, सबसे पहले हमें ये कॉनिकॉइड दिया हुआ है, इसकी कांस्टेंट टर्म को हमने 1 करना है तो थ्रू आउट हमने 5 से डिवाइड किया और ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन का नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस, दोनों लाइनों से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन हम लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक लाइन की इक्वेशन प्लस सम कांस्टेंट के इनटू सेकंड लाइन का इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पुट किया इक्वल टू 0 और इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना है कि x y z के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेना और फिर कॉमन वगैरह लेके ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्लेन रिजल्ट लगाएंगे, अगर ये प्लेन इस सरफेस के लिए टेंजेंट प्लेन का काम करता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये प्लेन इस सरफेस के लिए टेंजेंट प्लेन हो जाता है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन हमें दिया हुआ है और ये वाला कॉनिकॉइड दिया हुआ है तो इन दोनों के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो ये ए बी सी एल एम एन और p की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। k की दो वैल्यू आ जाती है, उन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे, उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे
पहले एक वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पहले के की एक वैल्यू पुट करी तो एक प्लेन आ जाएगा, दूसरी वैल्यू पुट करी तो दूसरा प्लेन आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों प्लेन आ जाते हैं, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है।